Hello aspirants, welcome back to our channel General Studies with Anup K. Verma. This is the question asked in 2024 सीरीज और ये सीरीज़ है आपकी इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर आज हम बात करेंगे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को लेकर और ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके अंदर कुछ 15-16 के आसपास के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कुछ अदर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ कुछ, और बाकी चीज़ों को हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1973। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर करेक्ट है। ये 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था ये पर्टिकुलर टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। और इसका एम था कि सेव करना है स्टेडी डिक्लाइन, जो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो गिरती जा रही थी, कम होती जा रही थी बिकॉज ऑफ द इलीगल किलिंग्स। तो उनको बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लॉन्च किया गया था। टोटल टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया एज ऑन जनवरी 2023 इज 53। देखिए जनवरी जो है 2023 तक की हम बात करें तो 53 टाइगर रिजर्व्स भारत में थे। तो ये तो करेक्ट है, बट दोनों करेक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो आपको मिल गया ऑप्शन नंबर ए। बट अगर जो हम बात करें एट प्रेजेंट इन 2024 में, तो ये नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व की हम जो संख्या है वो है आज की डेट में 54। जिस टाइम पर ये मैं वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर 54 ये संख्या है। इन फ्यूचर ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, बट एट प्रेजेंट 54 आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब हम बात कर रहे हैं टाइगर्स की, तो यहाँ पर जो नेशनल एनिमल है, नेशनल एनिमल वो क्या है आपको ये पता होना चाहिए। दैट इज़ द बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। दैट इज़ द नेशनल एनिमल। और जितने भी टाइगर रिजर्व्स या जो प्रोजेक्ट टाइगर्स के अंदर जितने भी एरियाज आते हैं वो सारे गवर्न और मैनेज किए जाते हैं एक अथॉरिटी के द्वारा। उस अथॉरिटी का नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके द्वारा ये बेसिकली मैनेज और गवर्न किए जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो फर्स्ट टाइगर रिजर्व है देश के अंदर, फर्स्ट टाइगर रिजर्व वो कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है देश का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिर नेशनल पार्क वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर। तो गिर नेशनल पार्क को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है यहाँ पर दैट इज तलाला गिर। एक प्लेस है बेसिकली तलाला गिर। ये कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है, ठीक है। गुजरात के अंदर ये प्लेस है और इसे ससन गिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। ये स्टैब्लिश कब होता है ये पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये स्टैब्लिश होता है 1974 के अंतर्गत, ठीक है। और ये बेसिकली जो गिर नेशनल पार्क है ये ओनली हैबिटेट है, ठीक है। ओनली हैबिटेट है फॉर द एशियाटिक लॉयंस के लिए, एशियाटिक लॉयंस के लिए। एशियाटिक लॉयंस आपको सिर्फ इसी एरिया में देखने को मिलेंगे गिर नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है। अब गिर देखिए बेसिकली इसकी स्टैब्लिशमेंट जब हम बात करें, जब टाइगर इसके लिए एशियाटिक लॉयंस के लिए इसको रिजर्व किया गया था तो किया गया था 1965 के अंदर, बट इसको नेशनल पार्क का जो दर्जा है वो 1974 के अंदर दिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं यहाँ पर। त्रावणकोर एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पर्टेन्स टू राजस्थान। नहीं, त्रावणकोर एग्रो बायोडाइवर्सिटी ये आपका राजस्थान के अंदर नहीं है, ये कहाँ पर है? केरला के अंदर है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है, गलत है। और केरला के भी अंदर अब बात करें तो स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो एक कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है, कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट है, कोझाइकोडे, ठीक है, मल्लालपुरम, पलक्कड़, इदुक्की, एर्नाकुलम, ठीक है। तो इन एरियाज में ये बेसिकली फैला हुआ है एग्रो बायोडाइवर्सिटी त्रावणकोर, ठीक। नेक्स्ट है कोंकण एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र एंड गोवा में है। ये करेक्ट है आपका, ठीक है।
तो महाराष्ट्र और गोवा के किन इलाकों में, महाराष्ट्र की हम बात करें तो ये ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा एंड कोल्हापुर। ठीक है, इन एरियाज के, महाराष्ट्र के इन एरियाज में ये कोंकण एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलेगा। और गोवा की हम बात करें तो मोस्टली ऑल गोवा के जितने भी गोवा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी में आपको देखने को मिलता है। नेशनल हर्बेरियम ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट इज इन न्यू दिल्ली। ये आपका न्यू दिल्ली के अंदर है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और ये आता है अंडर द ICAR। ठीक है, ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है त्रिवेणी एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन असम। नहीं, ये असम के अंदर नहीं है, ये आपको उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिकली देखने को मिलेगा, मोस्टली इन बनारस या आप कह लीजिए इलाहाबाद वाला जो प्रयागराज वाला जोन है वो। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। तो सेकंड एंड थर्ड दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है रामसर साइट्स हैं और किन स्टेट्स के अंदर है। तो देखिए रुद्र सागर लेक जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, दैट इज इन त्रिपुरा। और हरिकी लेक जो है, हरिकी लेक आपको देखने को मिलेगी इन पंजाब। दीपोर भील लेक, दीपोर भील आपको आसाम में मिलेगी। और वम्बानंद वेटलैंड ये आपको केरला में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका मैच बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बोरल बायोम, बोरल बायोम क्या है? ठीक है, बोरल बायोम्स क्या है यहाँ पर? बोरल बायोम्स आपके जो है ये है आपके टियागा बायोम्स। ठीक है, ये जो अर्थ है, अर्थ के जो नॉर्थ का हिस्सा है वहाँ पर इस टाइप के आपको बायोम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा है एंड ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ये जो ग्रीन हिस्सा दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज अ टियागा, व्हाट इज इट कॉल्ड, बोरियल बायोम। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव एट द एपिसेंटर। एपिसेंटर में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सी होती हैं वेव्स? ये होती हैं एल वेव्स। ठीक है, लॉन्ग वेव्स। ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस चीज़ को आप डायग्राम के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये मेन टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। पी वेव इस तरीके की होती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग वेव्स जो आंसर था हमारा वो यही है, लॉन्ग वेव इस तरीके से वेव्स होती हैं जो स्पेसिफिकली आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आप तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो उसकी जो वेव्स लंबा जाती हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं, वो ज़्यादा घातक होती है, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस या लॉन्ग एरिया तक डिस्ट्रक्शन करती हैं। ठीक है, तो ये आपकी एस वेव्स, शॉर्ट वेव्स जिसमें वेवलेंथ ये होती है, और रिले वेव आपकी रिले वेव आपकी यहाँ पर रहती है, अंदर की तरफ रहती है, अर्थ के अंदर वो वेव्स का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इकोलॉजिकल नीश? इकोलॉजिकल नीश क्या होती है? रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्ले इन एन इकोसिस्टम, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। रोल और पोजीशन किसी स्पीसीज की एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पर वो अपनी नीड्स, बेसिकली हम बात करें फूड एंड शेल्टर्स को, ठीक है, यूज़ करता है, कैसे वो सर्वाइव कर रहा है, कैसे वो ग्रो कर रहा है या कैसे वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। और इकोलॉजिकल नीश का जो टर्म है बेसिकली ये पहली बार कॉइन किया गया था, ये डेवलप किया गया था चार्ल्स एल्टन के द्वारा। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नंबर नहीं, ये है पर्टिकुलर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इन्वॉल्व्ड। इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है? इकोसिस्टम का जो फंक्शन है मेन वो है यहाँ पर फ्लो ऑफ एनर्जी एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट और एनर्जी या सर्कुलेशन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वेरियस फैक्टर्स पर। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए, तो यहाँ पर प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कन्वर्ट कर रहे हैं सनलाइट को किस में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसको फिर वो
कंज्यूम करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं बेसिकली अपने अंदर एज अ फूड के फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें तो सॉइल के थ्रू जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं बॉडी में, फ्रूट्स बनाते हैं और फिर उन फ्रूट्स को या उन जो भी वेजी पार्ट है उसको अदर एनिमल्स या कंज्यूम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, फंक्शन क्या है मेन इकोसिस्टम का? मेन इकोसिस्टम का जो फंक्शन है वो है फ्लो ऑफ एनर्जी और सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। इसको सरल भाषा में अगर जो मैं समझूँ आपको, आप ऐसे समझना चाहें तो ये ले लीजिए कि एक प्लांट है, दिस इज़ अ प्लांट, ये इस तरीके से कोई प्लांट है, इसने न्यूट्रिएंट लिया सॉइल से, ये न्यूट्रिएंट किसने कंज्यूम किया? किसी सपोज कर लीजिए किसी बर्ड ने कंज्यूम किया, बर्ड या किसी स्मॉल एनिमल ने कंज्यूम किया, उस एनिमल को किसने खाया? एक बड़े एनिमल ने खाया, ठीक है, बिग एनिमल ने खाया। तो यहाँ पर क्या है, न्यूट्रिएंट जो है उसका सर्कुलेशन हो रहा है और एनर्जी का फ्लो बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेन फंक्शन है बेसिकली किसका? इकोसिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीसीज विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू बी प्रेजेंट इन वन रीजन इज कॉल्ड एज। एक ही रीजन में पर्टिकुलर स्पीसीज रहती है, डिफाइंड रहती है, उसे कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पर एक टर्म है, एक टर्म होता है माइग्रेटरी स्पीसीज। माइग्रेटरी स्पीसीज, माइग्रेटरी स्पीसीज क्या होती है? वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है, ठीक है। वो ट्रैवल डिस्टेंस उसका बड़ा छोटा भी हो सकता है और एक लॉन्ग डिस्टेंस तक भी वो कवर कर सकती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज अ माइग्रेटरी स्पीसीज। एज स्पीसीज क्या होते हैं? एज स्पीसीज आर आइडेंटिफाइड बेसिकली एज एट अ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। बेसिकली एज स्पीसीज मतलब ये खत्म होने वाली है, एक्सटिंक्ट होने वाली है, बस नंबर ऑफ स्पीसीज या नंबर ऑफ बेसिकली पॉपुलेशन उनकी बहुत कम है, इन काउंट्स में है कि वो स्पीसीज कभी भी खत्म हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके की स्पीसीज को हम कहते हैं एज स्पीसीज। ये इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट में देखने को मिलेगा और ग्लोबली एंडेंजर्ड है, दुनिया में खत्म होने वाली है, लिमिटेड एरियाज में ही पाई जा रही हैं और वो भी इन लिमिटेड नंबर्स में। की स्टोन स्पीसीज जो हैं ये हेल्प करती हैं पूरे एंटायर इकोसिस्टम को, ठीक है, पूरे एंटायर इकोसिस्टम को चलाने में या उनको ग्रोथ करने में ये हेल्प करती है। इंडेंजर्ड स्पीसीज आपको पता ही है, वेरी लाइकली या बहुत जल्दी ये खत्म होने वाली है। देखिए एज स्पीसीज वो हो गई जो अगले 10 साल में खत्म हो जाएंगी, ये एक तरीके से सिंपल टर्म्स में आप समझ लीजिए। और एंडेंजर्ड स्पीसीज वो हो गई जो शायद अगले 20 साल या 30 साल या मोस्ट प्रोबेबली 50 साल में स्पीसीज जो है वो धरती से खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये इन सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द प्लेस वेयर टू मेजर बायोलॉजिकल कम्युनिटीज मीट एंड ब्लेंड इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो इस तरीके के जो सिस्टम है वो कहलाता है आपका, सॉरी एक सेकेंड, the place where two major biological communities meet and blend is called as a ecotone. That is option 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और बेसिकली इकोटोन आप ये कह सकते हैं, एक और टर्म्स में हम बात करें, ये होता है बेसिकली ट्रांजिशन एरिया, ठीक है, बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। तो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम है, उन दोनों के बीच का एक ट्रांजिशन जोन, ठीक है, ये कहलाता है आपका इकोटोन। इसको और आसान भाषा में अगर जो हम समझें तो देखिए ये एक पूरा एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया में हिरन्स रहते हैं, इस एरिया में एलिफेंट्स रहते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एक पॉइंट एरिया है, एक ट्रांजिशन जोन है, दिस इज कॉल्ड एज अ इकोटोन, जो एक बेसिकली चेंजिंग पोजीशन है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में बेसिकली आप ये कह लीजिए कि दो एरियाज या दो इकोसिस्टम के बीच का जो बॉर्डर एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज एन इकोसिस्टम, सॉरी इकोटोन नॉट इकोसिस्टम, ठीक है। अब जैसे कि इकोटोन कैसे होते हैं, ये आपके मार्शलैंड टाइप में भी हो सकते हैं, मार्शलैंड, मैनग्रूव्स हो सकते हैं, या ग्रासलैंड्स भी हो सकते हैं, एस्चुरीज भी हो सकती हैं, ये सारी क्या है इकोटोन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ इकोटोन। इकोसिस्टम बेसिकली ये क्या होता है, ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है जहां पर लिविंग बींग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग, बेसिकली नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। इकोटाइप इज अ जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन है, या एक रेस है, या आप कह लीजिए ज्योग्राफिकल वैरायटी है एक स्पीसीज की जो अडॉप्ट करती है स्पेसिफिक इन्वायरमेंट को। जैसे कि हम किसकी बात कर रहे थे, हाँ इकोटाइप की। तो इकोटाइप बेसिकली अगर जो आप फिश की बात करो, एक सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर जो फिश का, तो फिश क्या है, फिश का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, वाटर। अगर जो वाटर नहीं होगा तो फिश सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो वही एक बेसिकली एक पर्टिकुलर
स्पेसिफिक इन्वायरमेंट या स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए पर्टिकुलर स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। इकोलॉजी जो टर्म है, इकोलॉजी इज अ बेसिकली स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंटरैक्ट कर रही है विद देयर इन्वायरमेंट के साथ में, ठीक है। जैसे कि आप ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ इंटरैक्ट करती है अपने सर्वाइवल के लिए और डिपेंड भी है बेसिकली अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इकोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, according to the Environmental Protection Agency EPA, which of the following is the largest source of sulfur dioxide emission? सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है? तो सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है पावर प्लांट से, बाय यूजिंग द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स से हम बर्न करते हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। बेसिकली कोल पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, इंडस्ट्रीज से भी सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया इज मोस्ट एक्सटेंसिवली फाउंड इन विच रीजन? मैंग्रोव्स आपको सबको ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेंगे? ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे सुंदरवन डेल्टा या सुंदरवन के एरिया में। और सुंदरवन कहाँ पर है? ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल के अंदर का, ठीक है। और ये दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट एनक्लोज्ड मैनग्रोव्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इकोलॉजिकल जोन ऑफ द वर्ल्ड है बेसिकली, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने बात कर ली। अब ये बेसिकली जो आपके सुंदरवन या फिर बेसिकली मैंग्रोव वेजिटेशन या मैंग्रोव वाले जो एरिया हैं, ये किस टाइप के होते हैं? ये होते हैं आपके वार्म, थोड़े से गर्म होंगे। वार्म के साथ साथ यहाँ पर होगा सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन देखने को मिलता है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन। अब स्टेट्स की हम बात करें कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा है भारत के अंदर, अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे मैंग्रोव्स का जो एरिया है वो वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, अराउंड 42.5%। आफ्टर दैट गुजरात के अंदर है, ये है 23.66%। देन आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ये आपका 12.39% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद थोड़ा सा एरिया आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, आंध्रा में, दैट इज 8.72%, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इफ इन केस कभी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड चेन? नॉट अ फूड चेन पूछा गया है। तो यहाँ पर ग्रास, शीप एंड मैन, दिस इज नॉट अ फूड चेन, बाकी सब तो बन रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है बताने वाला, ठीक है। फूड चेन का थोड़ा सा इसको डायग्राम में आप देख सकते हैं। जैसे फूड चेन आपका कैसे चलता है, फ्लावर्स है, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, बर्ड्स, ईगल, स्नेक, फ्रॉक, फ्लाइज, देन फ्लावर अगेन, सॉरी देखिए यहाँ से ये चला और फिर फ्लावर से यहाँ पर ईगल तक चलता है, ट्रीज, बियर एंड लॉयन। ये इस तरीके से डिफरेंट एरियाज में फूड चेन का जो फ्लो है वो आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG एम टू इंश्योर वाटर सैनिटेशन टू ऑल? वाटर सैनिटेशन टू ऑल ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 के तहत, ठीक है। SDG 6 में ये चीज़ मेंशन है। इसके जितने भी पॉइंट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, उन सभी को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहला आता है नो पोवर्टी, सेकंड है जीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन फोर्थ में है, फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटी, सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो हमने अभी क्वेश्चन में बात करी, सेवन्थ है अफोर्डेबल लैंड एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, फिफ्थ है एट्थ के बाद नाइन्थ है आपका इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, टेंथ आता है रिड्यूस इन इक्वालिटी, इलेवेंथ है आपका सस्टेनेबल सिटीज एंड द कम्युनिटीज, ट्वेल्थ है आपका रिस्पॉन्स कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13 क्लाइमेट एक्शन, 14th है आपका लाइफ बिलो वाटर एंड 15th है लाइफ ऑन लैंड, 16th है प्लेस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, 17th आता है आपका पार्टनरशिप फॉर द ग्लोब और गोल, ठीक है। तो आपको ये 17 के 17, ये 17 के 17 आपको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ये डेफिनेटली आपको बाय हार्ट होने चाहिए और करने ही पड़ेंगे आपको, अगर जो नहीं है तो यू हैव टू डू दैट वन। लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो का है हमारा, द रेशियो बिटवीन
energy flow at different points in a food chain is known as, this is called as a ecological efficiency. ecological efficiency कहते हैं इस चीज़ को. अब बाकी जो टर्म्स है उनकी ये डेफिनेशन हम जरा अगली स्लाइड में देख लेते हैं. तो देखिए इकोलॉजिकल एफिशिएंसी हो चुका है. इकोलॉजिकल कैपेसिटी की हम बात करें यहाँ पर, तो इकोलॉजिकल कैपेसिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल मटेरियल एंड एब्जॉर्ब वेस्ट जनरेटेड बाय द ह्यूमंस. दिस इज कॉल्ड एज अ इकोलॉजिकल कैपेसिटी. इकोलॉजिकल असिमिलेशन ये रिफर करता है कि प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म इकोलॉजिकल रिलेशन इन ऑटोनोमस रिलेशन और अ मॉडल दैट असेट द इम्पैक्ट ऑफ इकोसिस्टम. इकोलॉजिकल पोटेंशियल आपका कहलाता है कि रीजन इकोलॉजिकल बायोमास प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस. ठीक है, तो ये आपकी तीनों डेफिनेशंस हैं. इन तीनों को भी आपको जरा देख लेना है एक बार. सो दिस इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस को करेंगे. नेक्स्ट पार्ट में हम और भी क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड सीरीज इन 2024. इसके अंदर हम बात कर रहे थे इकोलॉजी एंड द इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर किया है. आई होप तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो. तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.